नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। इस वक्त की पहली बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आज फिक्र का पहला लेंस जम्मू कश्मीर का चुनावी कैलेंडर पर होगा और हमने सुना है कि शाम को जब से चुनावी तारीखों की घोषणा हुई तब से पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के आतंकवादियों में बेचैनी बढ़ गई है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आप जानते हैं क्या है? जम्मू से, कश्मीर से आपको महाराष्ट्र और राजस्थान हम लेकर चलेंगे। तस्वीरें देखिए, इस वक्त उदयपुर और नासिक में हिंदू मुस्लिम वाली नफरती चिंगारी भड़क उठी है। दोनों शहरों में अभी क्या हाल है ये आपको जानना जरूरी है और आपको ये लेटेस्ट अपडेट हम देने जा रहे हैं। लेकिन अगली खबर बंगाल से होगी। यहां की सबसे दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। सिस्टम ममता बनर्जी का, सरकार ममता बनर्जी की, पुलिस ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी ने आज कोलकाता की सड़क पर उतरकर रेप और हत्या की घटना के लिए न्याय सीबीआई से मांगा। सोचिए, जिनके पास सब कुछ है वो सड़क पर निकलकर आंदोलन कर रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? यानी एक्शन कम है, प्रदर्शन ज्यादा है। बंगाल के अलावा हमारे पास बांग्लादेश से भी बड़ा अपडेट है। आज अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वैसे आज प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल के पीएम नेतन्याहू से भी फोन पर बातचीत हुई है। दोनों लीडर्स के बीच पश्चिमी एशिया के हालात पर बातचीत हुई है। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई, सीज फायर और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाए जाने जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई है। इसमें आपके लिए बहुत कुछ जानने वाली खबरें हैं। वैसे एक बड़ा टेक अवे झारखंड से भी आया। खबर है कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन और पूर्व विधायक लोबिन हेब्रम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि चंपई सोरेन जितन मांझी बन गए। सोचने वाली बात है। एक अलग अंदाज में जल्द ही दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, यह भी खबर आ रही है। आज हमारे दर्शकों के लिए शुभ समाचार आया है इसरो से। इसरो ने एक ऐसी सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो स्पेस से आपको आपदा वाले सिग्नल पहले ही भेज देगी और लोगों की जान बच पाएगी। हमारे पास एक गुड न्यूज यूपी में अध्यापकों के लिए भी है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश को यूपी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में सेक्रेटरी लेवल पर बड़े फेरबदल हुए हैं। आर.के. सिंह नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। वो 31 अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा 20 सचिवों के विभाग भी बदले गए हैं और आज 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है, जबकि कांतारा को बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के अवार्ड मिले। शुरुआत करते हैं आज एक ऐसी खबर से जिसको लेकर हर एक के मन में सवाल था कि कब होंगे चुनाव, जम्मू कश्मीर में कब आएंगी तारीखें, लेकिन चीजें अब जो है वो साफ दिखाई दे रही हैं। फिक्र आपकी की शुरुआत उस चुनावी कैलेंडर से जिसे देखकर पाकिस्तान बेचैन होगा, आतंकवादी डिप्रेशन में चले जाएंगे। कश्मीर को रक्त रंजित करने वालों पर आज चुनावी तारीखों का वज्रपात हुआ। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। परिसीमन के बाद, डीलिमिटेशन के बाद हुए बदलाव के तहत 90 सीटों पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर, दूसरे चरण का 25 सितंबर और तीसरे चरण का 1 अक्टूबर को होगा। ये तारीखें याद रख लीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक ऐतिहासिक क्षण है, हिस्ट्री इन मेकिंग है। यकीन मानिए, हिस्ट्री इन मेकिंग। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर एक ही फेज में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे। 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों में नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के ऐलान में बिग पॉइंटर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं। वहां का चुनाव बेहद खास और अलग होने वाला है। जम्मू कश्मीर में साल 2014 के बाद अब तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। मतलब 10 साल बाद ये चुनाव होगा। एक वैक्यूम फिल होने जा रहा है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से यहां राष्ट्रपति शासन था। केंद्र शासित प्रदेश बनने की वजह से यहां एलजी प्रशासक है। मतलब आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसीलिए यह हिस्टोरिक है, यह एपिक है और हिस्ट्री इन मेकिंग है। यह चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि परिसीमन के तहत हुए बदलावों के बाद पहली बार वोटिंग होने वाली है। और यह चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो लोकतंत्र में खुलकर भागीदार बनना चाहती है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने खुद हमसे इंटरव्यू में कहा था कि कुछ भी हो जाए समय पर चुनाव हम करा के। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम 8 से 9 अगस्त को जम्मू कश्मीर और 12 से 13 अगस्त को हरियाणा गई थी। तैयारियों को सुनिश्चित करने के बाद आज तारीखों का ऐलान हुआ। Elections in J&K will be held in 3 phases. Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. Counting would be on 4th of October. लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। तो अब आपको समझ में आया? क्या आप समझ पाए कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं उसके पीछे की वजह क्या है? लोगों को डराना चाहते हैं ये दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड हैं, क्योंकि इनको चुप गया किस तरीके से लोकसभा में जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमकर वोट डाला। इनको ये बात पच नहीं रही है। खैर, जम्मू कश्मीर की जनता इनको फिर जवाब देगी। अब चुनावों में फिर से जवाब मिलेगा। यह वो चुनावी कैलेंडर है जिसे छुप छुप कर पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादी भी देख रहे हैं। वोटिंग से पहले उनके साथ क्या क्या होने वाला है ये सोचकर वो भयभीत हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं। इसीलिए फिक्र का फोकस भी इस चुनाव पर। यकीन मानिए, इन आतंकवादियों को सेना तो जवाब दे ही रही है, लेकिन उससे ज्यादा करारा जवाब डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सिस्टम देगा। जम्मू कश्मीर में न सिर्फ अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहला चुनाव है, बल्कि परिसीमन के बाद वहां का सियासी गेम भी बदल गया। इसे सरल भाषा में समझते हैं। अब जरा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा जरूर। जम्मू कश्मीर में परिसीमन से पहले 87 सीटें थी। पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व है। कुल मिलाकर 111 सीटें। परिसीमन के बाद 4 सीटों वाले लद्दाख को अलग कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की सीटें बढ़ाकर 90 हो गई हैं। पीओके के लिए अभी भी 24 सीटें रिजर्व हैं। ये सीटें इसलिए रिजर्व हैं क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है। जब वो पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होगा तब वहां भी चुनाव कराने होंगे। अब आप जरा परिसीमन के हिसाब से सीटों का गणित समझ लीजिए। देखिए, परिसीमन से पहले जम्मू कश्मीर में 87 सीटें थी, हमने आपको अभी बताया। अब ये बढ़कर 90 हो गई हैं, यानी 3 सीटें बढ़ी। कश्मीर भाग में 46 सीटें थी, जो अब बढ़कर 47 हो गई, 46 से 47, यानी सिर्फ 1 सीट का इजाफा हुआ है। जबकि जम्मू रीजन में सीटों की संख्या 37 से 43 हो गई है, 37 से 43 हो गई है, यानी यहां अंतर 6 सीटों का है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें समझते हैं। विधानसभा सीटों में इस बदलाव के बड़े मायने हैं। जम्मू की 6 नई सीटों में 4 हिंदू बाहुल्य। जम्मू वो इलाका है जिसमें बीजेपी का जबरदस्त उपस्थिति है। पार्टी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें भी जीतती है। 2014 में परिसीमन से पहले यहां 37 सीटें थी, जिसमें अकेले बीजेपी 25 सीटें जीती थी। 10 साल पहले वो राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तब पीडीपी 28 सीटों के साथ पहले नंबर पे थी। जम्मू को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जम्मू विंटर कैपिटल थी। आपके मन में एक प्रश्न यह भी आएगा कि आखिर परिसीमन के बाद वोटर्स पर कितना फर्क पड़ेगा, वोटों का नया हिसाब किताब क्या होगा। इसे भी कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, परिसीमन से पहले जम्मू क्षेत्र के 43.8% लोग 44.5% सीटों पर वोट डालते थे। अब जम्मू के 44% की जो आबादी है वो 48% सीटों पर वोटिंग करेगी। मतलब यह कि जम्मू में वोटर्स बढ़ गए हैं, सीटें बढ़ गई हैं। यहां नोट करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू की 6 नई सीटों में से 4 हिंदू बहुल्य।
इसी तरह कश्मीर की अगर बात की जाए तो 56% लोग 55.5% सीटों पर वोटिंग करते थे। परिसीमन के बाद कश्मीर के 56% लोग 52% सीटों पर वोट डालेंगे। सीट सिर्फ एक बड़ी है, 46 से 47 हो गई है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में मुस्लिम आबादी 97% से ज्यादा है। खैर, अब बदलाव हो चुका है। 90 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 46 बनता है। अगर आप चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अकेले जम्मू में 43 सीटें हैं। यहां बीजेपी का एक छत्र राज है, जबकि कश्मीर की 47 सीटें हैं, कई दलों में बंट जाती हैं। यानी जो जम्मू जीता वो अगर कश्मीर में थोड़ा बहुत भी कमाल कर गया तो सरकार उसी की बनेगी। हालांकि चुनावी राजनीति में आखिर तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत ही अच्छा कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। आज़ादी के बाद ये पहली दफा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। पॉलिटिकल पार्टी हर हमेशा तैयार होती है। इलेक्शन मोड हमारा काम ही यही होता है, तो वी आर रेडी फॉर दिस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हर तरीके से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसका नारा है 50 पार पूरा करके इस टाइम जम्मू कश्मीर में पूरी बहुमत के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। कल ही तो प्रधानमंत्री बोले थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी क्या हुआ? ये तो अभी 2 ही राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा। तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। अब आज हारे या कल हारे, हार तो इनको निश्चित है इनके लिए। भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता को अटूट विश्वास है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, पूरी डेट शीट आ चुकी है, तो आज यह भी जानना बहुत जरूरी है कि पिछले चुनाव में कौन सी पार्टी कितने पानी में थी, वोटों का समीकरण किसके पक्ष में था। हालांकि देखिए, एक बात बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि वो बेंचमार्क अब शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि परिसीमन हो चुका है, चीजें बदल चुकी हैं। 370 हटने के बाद एकदम से चीजें बदल गई हैं। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन पिछले चुनाव के आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट फिर भी आपके पास होना चाहिए। रिमाइंडर के तौर पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली, वोट शेयर भी सबसे ज्यादा 22.9% था। बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। बीजेपी का वोट शेयर 23.2% था। आपको याद होगा कि बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार भी बनाई। खैर, आज की परिस्थिति में यह अब इतिहास की बात है। तीसरे नंबर पर 15 सीटों के साथ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसका वोट शेयर 21% था। चौथे नंबर पर कांग्रेस थी, जिसके पास 12 सीटें थी और वोट शेयर 18.2 था। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद किस तरफ होंगे, यह सोचने वाली बात है। खैर, सिर्फ 20 सेकंड में आपको जम्मू कश्मीर के जो वोटर्स वाला गेम है वो भी दिखाते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर में कुल 87.09 लाख वोटर्स हैं, मतदाता। पुरुष 44.46 लाख, महिला मतदाताओं की संख्या करीब 42.62 लाख और फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 3.71 लाख है। इन फर्स्ट टाइम वोटर्स को समझना चाहिए कि इनके पास कितनी ताकत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों में से 74 सामान्य, 8 अनुसूचित जाति, 9 अनुसूचित जनजाति के लिए। राजनीतिक फायदे और नुकसान की बातें अपनी जगह, लेकिन एक सच यह है कि जम्मू कश्मीर इस चुनाव का इंतजार कर रहा है बेसब्री से। उसने ट्रेलर भी दिखा दिया है लोकसभा में वोट करके। पाकिस्तान या उसके प्रिय आतंकवादी लाख चालें कि वो जम्मू कश्मीर को नोच कर अलग कर देंगे, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि यह भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। देखिए, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में कश्मीर की जनता ने खून बहाने वालों को कैसा तमाचा मारा। बिना हिंसा न केवल पूरा चुनाव हुआ बल्कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भी हुई। तब मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई। यहां यही तस्वीरें आतंकवादियों को और पाकिस्तान को परेशान कर रही हैं। ऐसे में इस बार वो कोई साजिश कर सकते हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। आतंकवादी चाहते हैं कि लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल ना कर पाएं।
आपको बता दें कि कश्मीर के चुनावी कैलेंडर से कौन सबसे ज्यादा परेशान है। देखिए, नोट करिए। वैसे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी देखिए ध्यान से। ये सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की बदनाम आर्मी के चीफ असीम मुनीर, आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का मुखिया हाफिज सईद, और फिर ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर, और इसमें एक और नाम है सैयद सलाउद्दीन, और इसमें एक और नाम है आईएसआई चीफ का भी। ऐसे लोग सही मायने में कश्मीर के दुश्मन हैं और इनसे कश्मीर में शांति देखी नहीं जाती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की तरफ से आतंकवादियों को निर्देश है कि कश्मीर में हिंसा की मात्रा कम ना होने पाए। इसीलिए कुछ दिन पहले जब चुनाव की आहट हुई तो आतंकवादियों ने हमले तेज कर दिए, तो जवाब मुंह तोड़ मिला है। इस साल जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में करीब 30 एनकाउंटर हुए हैं, 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 27 आतंकी मार दिए गए। इन सब के बीच में यह पता चला है कि कुछ चरवाहे किस तरह आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा खबर, और इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो चिंताजनक है। यह चरवाहा मॉडल सबसे नया है। चरवाहा मॉडल का मतलब है जम्मू कश्मीर के कुछ देशद्रोही चरवाहे आतंकवादियों को मिट्टी के घरों में छिपा रहे हैं। देश को धोखा देने वाले ऐसे कुछ लोग पकड़े गए हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग चुनाव की घोषणा से पहले ऐसा कर रहे थे वो चुनाव की घोषणा के बाद रुकेंगे तो नहीं। चुनाव के दौरान तो वो अपने पीक परफॉर्मेंस पर होंगे। सवाल खड़ा ये होता है, ये किसी दबाव में कर रहे हैं या अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं? और आतंकवादियों के स्वागत सरकार के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ऐसा लग रहा है। वो कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दों को छिपने और खाने पीने में कोई तकलीफ ना हो, लेकिन भारतीय सेना के जवान तैयार हैं, मुस्तैद हैं, उनके हथियार भी और वो भी। आप ये भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जवान इस तरह तैयार हैं मानो कोई बोर्ड लग गया हो जिस पर लिखा है सावधान, आगे सेना के जवान काम पर है और आतंकवादियों को जहन्नुम भेजने का कार्य प्रगति पर है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने आतंकवादियों के एक ऐसे मॉड्यूल को एक्सपोज किया है जिसका केंद्र है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास रहने वाले कुछ देशद्रोही चरवाहे। अफसोस है, इन चरवाहों की वजह से हमें कारगिल में अलर्ट मिला था, जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत चरवाहा मॉड्यूल के 9 सदस्य पकड़े हैं। ये सभी लोग बॉर्डर के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में ढोंग यानी मिट्टी के झोपड़े बनाकर रहते थे, जो सांबा और कठुआ बॉर्डर से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में आने वाले आतंकवादियों की मदद करते थे। ये लोग ढोंग में रुकने और खाने के साथ आतंकियों को जम्मू के घने जंगलों में छिपने की ट्रेनिंग देते थे और इन्हीं के बताए रास्ते को फॉलो करते हुए ये आतंकी जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में दाखिल होते थे। आपको मिट्टी वाले उन सुरक्षित अड्डों के बारे में बताते हैं जिनमें आतंकियों की खातिरदारी होती थी। जिन ढोंग से चरवाहा मॉड्यूल के इन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, दरअसल वो बॉर्डर पर मिट्टी के झोपड़े होते हैं। बॉर्डर से घुसपैठ करने के बाद आतंकियों के मददगार उन्हें यहीं पर पनाह देते हैं, यानी कि आप इसको रेस्टिंग प्लेस भी कह सकते हैं या फिर हाइड आउट भी कह सकते हैं, दोनों चीजें। यहीं पर उन्हें खाना पानी दिया जाता है क्योंकि वो बहुत लंबा ट्रैवल करके आ रहे होते हैं। इन चरवाहों की मदद से आतंकी इलाके की जानकारी जुटाते हैं, यानी कि इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट आ जाता है और घुसपैठ की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। इनको ये पता है कि कहां से एंटर करना है, कहां पर इंपैक्ट करना है। लेकिन अब बॉर्डर पर बने ये मिट्टी के झोपड़े भी सेना और पुलिस के रेडार पर आ गए। अगर हम आपको ये खबर बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चीजें अंडर कंट्रोल हैं। जम्मू संभाग में तकरीबन 55 आतंकी सक्रिय हैं। उनके खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। डोडा से लेकर कश्तवाड़, कठुआ से लेकर रजौरी, रजौरी से लेकर पुंछ में लगातार सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन आतंक के खिलाफ चल रहा है। इस तरीके की डोक जो है वो आतंकी जो है उसमें हाइड आउट की तरह इस्तेमाल करते हैं, छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे सुरक्षा बलों से बच सके। तरीके से इस पूरे इलाके को यहाँ पर सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। देखा जा रहा है कहीं इन खाली डोक के अंदर आतंकी तो नहीं। बड़े आतंकी मॉड्यूल को बस्ट किया गया।
इस मॉड्यूल के तहत तकरीबन 9 OGWs को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं उनसे पूछताछ में पता चला है कि उन OGWs ने आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, फूड, शेल्टर भी प्रोवाइड किया। आपको बता दें कि कुठवा से आतंकियों को लाया जाता है, उधमपुर से उनको डोडा की तरफ ये OGW छोड़ते हैं। मेन पॉइंट बनता है कैलाश माउंटेन, जहां से आतंकी जो है वो अलग अलग ज़िलों में भाग जाते हैं। जैसे ही सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिलती है, लगातार सुरक्षा बल जो है आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चलाती है। देखिए, आतंकी इंप्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डेस्परेट हैं कि हमारी चुनावी प्रक्रिया को किसी तरीके से बाधित करें, लेकिन जवाब जनता को देना। ये उनको चूज करना है कि उन्हें शांति चाहिए या दहशत का माहौल। ये समझने वाली बात है कि कुछ चरवाहे भले ही देशद्रोहियों वाला काम कर रहे हों और आतंकवादियों के मोहरे बने हुए हों, लेकिन ज्यादातर चरवाहे देशभक्त हैं। बॉर्डर पर रहने वाले चरवाहों की भूमिका यहां बहुत अहम होती है। शायद हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को पता ना हो, कई सारे मिलेनियल्स है ना, लेकिन वर्ष 1999 में करगिल युद्ध के वक्त एक चरवाहा ही भारतीय सेना के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुआ था। तब घुसपैठ की पहली जानकारी भारतीय सेना को एक चरवाहे से मिली थी, बल्कि ये इंटेल चरवाहों ने दिया था कि कुछ उस तरफ मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और इस चरवाहे का नाम था ताशी नामग्याल, जिन्होंने आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करते हुए देखा था। उस वक्त ताशी नामग्याल अपने लापता याक को तलाशते हुए बाल्टिक सेक्टर में पहुंच गए थे। यहां से पाकिस्तान के आतंकी भारत में दाखिल हो रहे थे। ताशी ने करगिल की पहाड़ियों पर सबसे पहले इन आतंकियों को देखा और फिर उन्होंने आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी भारतीय सेना को दी और इसी के बाद भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और करगिल में पाकिस्तान को हराकर एक ऐसा दर्द दिया जो किसी भी पेन किलर से दूर नहीं हो सकता। जब बांग्लादेश में ऐसी हरकतें वो कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर अभी वो कहा जाए हाई हॉर्स पर है और भारत में भी कुछ करने की सोच सकते हैं। लेकिन इस देश की तासीर अलग है। जम्मू कश्मीर से अब आपको राजस्थान और महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। दोनों जगह आज ही हिंदू मुस्लिम वाली आग फैली, धार्मिक चिंगारियां भड़की। दोनों ही शहरों में तनाव और हिंसा की वजह अलग अलग थी, लेकिन दोनों ही जगह पुलिस के लिए चुनौतियां एक जैसी थी। राजस्थान के उदयपुर में 2 स्कूली बच्चों के बीच झगड़े के बाद मामला हिंदू मुस्लिम टकराव में बदल गया। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में हिंदू मुस्लिम विवाद का केंद्र बांग्लादेश बन गया। वहां बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं से अत्याचार के विरोध में रैली निकाली जा रही थी, जिस पर पथराव होता है और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने, उदयपुर और नासिक। ध्यान से देखिए। पहले आपको उदयपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें नफरत के शोले हैं, धार्मिक चिंगारियां हैं और सबसे बड़ी बात, ये सांप्रदायिक शोले 2 स्कूली बच्चों के बीच झगड़े और चाकूबाजी की वजह से भड़के। सोचिए, लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की, पथराव किया, गैरेज में खड़ी कारों में आग लगा दी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगानी पड़ी। यह मामला सूरजपोल थाना क्षेत्र का है। 2 नाबालिग छात्रों के बीच झगड़ा बढ़ा तो चाकू चल गए, फिर बात आगजनी तक पहुंच गई, तोड़फोड़ होती है, बाजार बंद होने तक पहुंच गई बात। घायल छात्र का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब हिंदू संगठन आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने कई दुकानों को बंद करवा दिया है। हमला करने वाला छात्र फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जबकि शहर का माहौल बिगड़ चुका है, आग लग चुकी है। 12 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई गई है। कई युवकों को पकड़ पकड़ कर पीटा गया है। पुलिस हालात को काबू करने में जुटी हुई है। महाराणा भूपाल हॉस्पिटल, जहां घायल छात्र भर्ती है, वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को पुलिस ने खदेड़ा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि दोनों नाबालिग जो छात्र हैं, उनकी उम्र करीब 15 साल है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। दोनों के बीच पहले क्या विवाद हुआ था, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जब लंच हुआ तो दोनों के बीच स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ। इस झगड़े में एक स्टूडेंट ने
दूसरे की जांघ में चाकू से 2-3 वार करके उसे घायल कर दिया और फिर तनाव बढ़ता चला। सोचिए कैसे स्टूडेंट से जो चाकूबाजी कर रहे। अब आपको इसी तरह की एक और तस्वीर दिखाते हैं। शहर अलग है, मामला अलग है, लेकिन पुलिस की चुनौती एक जैसी है। महाराष्ट्र के नासिक में बांग्लादेश हिंसा के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा होता है, पथराव होता है, आगजनी हो जाती है। दरअसल ओल्ड नासिक में बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ रैली निकाली गई। अत्याचार को लेकर हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। हिंदुओं की रैली मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंची, बवाल शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई। भद्रकाली इलाके में कुछ जगहों पर 2 गुटों में पथराव हुआ। पथराव में कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस को यहां भी लाठीचार्ज करना पड़ा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सकल हिंदू समाज ने नासिक बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद यह मामला पथराव और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में और अल्पसंख्यक लोगों के अत्याचार के विरोध में आज जो नासिक जिले में जो है वो आज सकल हिंदू समाज की और हिंदू संगठनों की तरफ से बंद का आयोजन किया गया था और इस दरमियान एक रैली निकाली गई थी। उस रैली में बंद का आह्वान करते वक्त 2 ग्रुपों में थोड़ी सी बहस हुई और उस बहस के बाद जो है इस शहर का वातावरण जो वो तनावपूर्ण होते नजर आया। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए दोनों जो गुट है उनको समझाया बुझाया, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी बहुत जो है पथराव की घटना यहाँ हुई। अभी भी है जो हर जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, कोई भी प्रकार की अनुचित घटना न घटे, इसलिए पुलिस हर जगह खड़ा पहरा देते हुए दिख रही है। आज सकाळी नाशिक शहरातील भद्रकाली पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये 2 जमाव समोरासमोर येण्याची घटना घडली होती। पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करून जमावाला त्या ठिकाणाहून काढून दिलं। या प्रसंगी जे दोषी आहेत त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात करण्यात आले असून परिस्थिती शांतता आहे। अब ये जो तस्वीरें आपने देखी, विवाद, दंगा, माहौल खराब होना कल किस जगह हुआ था आपको याद है? सबको याद है, बताने की क्या जरूरत है। बंगाल है वो जहां पर ये हुआ था। लेकिन आज कहानी में ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा। फिक्र का फोकस अब बंगाल पर करते हैं। जिनका काम था उस दंगे को रोकना, आज वो खुद ही आंदोलन पर आ गए। यहां आज की हेडलाइन है ममता बनर्जी का पैदल मार्च। शाम 4 बजे से शुरू हुआ यह विरोध मार्च कोलकाता में मौलाली से बोरीना क्रॉसिंग तक निकाला गया। सबसे पहले आप ममता बनर्जी के इस पैदल मार्च की कुछ खास और दिलचस्प तस्वीरें देखें। ये देखिए आप, कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी पैदल चल रही हैं। पब्लिक को देखकर बार बार दोनों हाथ जोड़ रही हैं। पैदल मार्च में जोर शोर से नारे लग रहे हैं। उनके साथ टीएमसी की महिला ब्रिगेड भी है। टीएमसी की सभी महिला सांसद, महिला विधायक उनके मार्च में शामिल हैं। सबके हाथ में कुछ खास स्लोगन लिखे बैनर और पोस्टर हैं। सिस्टम को जगाने वाले इन बैनर पोस्टर पर क्या लिखा है, इन पर भी ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, फिर आपको बताते हैं इसमें मिसिंग क्या है। एक पोस्टर में लिखा है मुख्य आरोपी को फांसी दो, अच्छा जी। दूसरे पोस्टर में लिखा है सीबीआई से हमें न्याय चाहिए, ठीक है। ये वो पार्टी बोल रही है जिसने सीबीआई की इंटरफेरेंस 2018 में बंद कर दी थी स्टेट की तरफ से। तीसरे पोस्टर में लिखा है सीबीआई रविवार तक जांच पूरी करे, ओके। इनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे काम करती है सबको पता है। चौथे पोस्टर में लिखा है माताओं और बहनों की गरिमा का सम्मान हो, हम सबकी गरिमा और सम्मान है। ये वो कह रही हैं, इंटरेस्टिंग बात है, जिनके मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी घटना होती है और वहां के प्रिंसिपल जो कि पहले ये कहते हैं कि ये सुसाइड का केस है, उनको वहां से हटाया जाता है और तुरंत दूसरी जगह नौकरी मिल जाती है। अब इसमें मुझे बताइए इस तस्वीर में मिसिंग क्या है? आप सभी को मैं कुछ सेकंड्स देता हूं, ध्यान से देखिए। हमने आपको सब बता दिया, महिला ब्रिगेड भी है, पोस्टर भी है, क्या मिसिंग है? कौन आंदोलन कर रहा था पहले? डॉक्टर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको। सोचिए, सवाल यह है कि ममता बनर्जी किस सिस्टम को जगाने के लिए सड़कों पर उतरी है। सिस्टम तो उनका ही है, सरकार तो उनकी ही है, पुलिस भी उनकी है, कानून व्यवस्था के हर ढीले पेच को कसने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। तो फिर उनका यह मार्च किसके विरोध में? क्या ममता बनर्जी ने यह मार्च अपने ही विरुद्ध निकाला? ममता बनर्जी जिस शहर में यह मार्च निकाला वह शहर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का है। कोलकाता 9 अगस्त की घटना से आक्रोशित है।
9 अगस्त को इसी कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और उसका मर्डर हुआ। इसी कोलकाता में किसी भी बेटी के साथ ऐसी घटना ना घटे, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी खुद ममता बनर्जी की है। लेकिन जब अपराध हो गया, नाराज डॉक्टर देश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन करने लगे, कोलकाता के आरजी अस्पताल में तोड़फोड़ हो गई, तो ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर निकल पड़ी। उनका राजनीतिक हल्ला बोल शुरू हो गया। पहली नजर में आपको यह साधारण मार्च लगेगा, लेकिन जब आप इस पैदल मार्च को फिक्र का वाइड एंगल लेंस लगाकर देखेंगे, जिससे बहुत बड़ी पिक्चर दिखाई देती है, वाइड एंगल उसको कहते हैं, तो आपको लगेगा कि ममता बनर्जी का धरना खुद ममता बनर्जी के खिलाफ है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए। अब देखिए, कल परसों रात में जो दंगे हुए, दंगे ही थे वो जो अस्पताल पर हमला हुआ, उसके बाद कल दिन भर खबरों में वो दंगे रहे। आज ममता दीदी खुद सड़क पर आ गई। वो खबर कहीं गायब नहीं हो गई, फोकस शिफ्ट नहीं हो गया। सोचिए किसका फायदा हो रहा है। ममता बनर्जी के पास राज्य के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, मतलब फेल कानून व्यवस्था के लिए वो खुद ही कटघरे में है। ममता बनर्जी राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी है, लेकिन एक लेडी डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित न कर पाने के लिए वो खुद सवालों के घेरे में है। और राजनीति की बिसात देखिए, लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर प्रोटेस्ट भी खुद ममता बनर्जी कर रही है। अपनी पुलिस को लाइन हाजिर करने और सस्पेंड करने के बजाय सीबीआई से न्याय की मांग कर रही हैं। ममता सीबीआई से उम्मीद कर रही हैं कि वो रविवार तक जांच पूरी कर ले। सीबीआई से उम्मीद कर रही हैं कि वो गुनहगार को फांसी के फंदे तक ले जाए, जबकि उनका पुलिस प्रशासन इस मामले में पूरी तरह फेल हो चुका है। इस मुद्दे पर राजनीतिक पारा भी हाई है। बंगाल में बीजेपी ने आज कोलकाता रेप मर्डर कांड के खिलाफ चक्का जाम किया, हर जिले में रास्ता रोको प्रदर्शन किया। आरजीकर की घटना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रास्ते पे उतरे हैं। जो व्यक्ति ये पूरा काम किया था उसका कैपिटल पनिशमेंट मांगते हुए ममता बनर्जी सड़कों पे उतरे हैं। मोगलाली जुबो केंद्र से शुरू करके डोडीना क्रॉसिंग तक 1.7 किलोमीटर का ये रास्ता ममता बनर्जी चल रही है। तृणमूल कांग्रेस आज रास्ते में रह के ये दिखाना चाहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट ये आरोपी का मांगा जा रहा है, जो कि यहाँ पे पूरा घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के ऊपर हमारा जो भरोसा था वो उठ चुका है। एक सारे के सारे लोग से दिखाने के लिए ये काम के लिए कोई नहीं है, क्योंकि इनका हायर अथॉरिटी बिक चुका है। तो वहाँ पे पुलिस काफ़ी इनकॉम्पिटेंट प्रूफ हुई, तो आई थिंक सेंट्रल अगर फोर्सेस रहते तो हमें ज़्यादा अच्छा सिक्योरिटी मिलती। न्याय मांगने पे ऐसा कर रहे हैं। ये सब टीएमसी के गुंडे लोग हैं, इन लोग के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। टीएमसी के गुंडे लोग हैं। ममता बनर्जी हम लोग को साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर पिक्चर। आज हम लोग जो प्रतिबाद कर रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। देखिए, आप सब जानते हैं कि अभी ये मामला सीबीआई के पास है, और ये बड़ी वैलिड बात है ममता दीदी की कि अब उनको सीबीआई से सवाल करने चाहिए। लेकिन सीबीआई के पास ये केस जाने से पहले ममता दीदी खुद कुछ सवालों के जवाब देंगी, क्योंकि स्टेट तो वो रन कर रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उस मेडिकल कॉलेज के अंदर सीसीटीवी जो थे, ज्यादातर सीसीटीवी अंदर काम क्यों नहीं कर रहे थे? जैसे उस मेडिकल कॉलेज के अंदर पहले क्यों बताया गया कि वो लेडी डॉक्टर ने सुसाइड किया? पहले ऐसा क्यों कहा गया था? उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं, कैसे उनको यहां से हटाकर तुरंत दूसरी जगह एकदम से नौकरी मिल जाती है, उनको शिफ्ट कर दिया जाता है? कैसे 5 दिनों तक उस प्रिंसिपल से एक सवाल नहीं पूछा जाता, कोई क्वेश्चनिंग नहीं की जाती? इन सवालों के जवाब कौन देगा? सीबीआई से पहले के ये सारे सवाल हैं। ममता बनर्जी आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर की घटना के बाद से लगातार विपक्ष को घेर रही हैं। उनका हर बयान अपने सिस्टम को पाक साफ बताते हुए विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाने के साथ खत्म होता है।
हम आपको उनके कुछ चुनिंदा बयान सुनाते हैं। उन्होंने आज पैदल मार्च के बाद जनता को संबोधित किया तो फिर से कहा कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई उसमें सीपीएम बीजेपी के लोग शामिल थे। আমি জানি সিপিএম আর বিজেপি ভাঙচুরটা করেছে আরজি করে গিয়ে নাটক করেও যখন শেষ হয়নি আমি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদকে স্যালুট জানাই। সাধারণ মা বোনদের সেখানে আমার কিছু বলার নেই, নিশ্চয়ই তারা তাদের ঠিক কাজ করেছেন বলে আমার মনে হয়। কিন্তু বলুন তো রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের কোড আছে, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে মিসইউজ করেছে, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত, এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। ममता बनर्जी ने 24 घंटे पहले यानी कल इस पूरे विवाद में राम के नाम की सियासी एंट्री करा दी। कहा था कि कोलकाता के अस्पताल में गुंडागर्दी के पीछे राम और वाम है। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ममता बनर्जी जिस तरह से अपनी ही पुलिस को डिस्काउंट दे रही हैं, उसी का नतीजा है कि आज कोलकाता हाईकोर्ट ने पूरे सिस्टम पर कानूनी हंटर चला दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगरम राज्य सरकार और पुलिस से कई चुभने वाले सवाल पूछे। फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा कि अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए हजारों लोगों की भीड़ आई थी, उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि हिंसा को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। भीड़ पर काबू पाने में 15 पुलिस वाले घायल भी हुए थे। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे मामलों में धारा 144 लगाई जा सकती थी। 7000 लोग एकदम से नहीं आ सकते। साफ तौर पर यह राज्य सरकार की नाकामी है। पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही है, डॉक्टर्स को कैसे बचाएगी। कोर्ट रूम में याचिकाकर्ता ने कहा कि अचानक रात में गुंडों ने डॉक्टर्स के प्रदर्शन स्थल पर हमला कर दिया, फिर उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की। पुलिस प्रदर्शनकारियों के पीछे छिप गई। भीड़ सीन ऑफ क्राइम पर भी जाने वाली थी, लेकिन उन्हें लगा कि घटनास्थल दूसरी मंजिल पर है, जिससे वो बच गया। पुलिस प्रशासन आरजीकर हॉस्पिटल में घटनास्थल की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसके जवाब में राज्य सरकार के वकील ने कहा कि जो हुआ उससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे में हम अस्पताल बंद कर देंगे, हम सब मरीजों को शिफ्ट कर देंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाल पर राज्य सरकार ने बताया कि घटनास्थल सुरक्षित है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने फिर से कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, शहर का नागरिक होने के नाते मुझे दुख होता है, आपको भी दुखी होना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या इस तोड़फोड़ को रोका जा सकता था। सवाल यह है कि यह किसने किया, यह बाद में आता है। मुद्दा यह है कि 14 तारीख को जो हुआ अगर वही दोहराया गया तो क्या होगा। अगर पुलिस घायल हो गई और भीड़ को नहीं रोक पाई और कानून व्यवस्था विफल हो गई तो क्या होगा। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि इस तरह का प्रदर्शन पूरे कोलकाता में हुआ, हिंसा सिर्फ यहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हमारे पास वीडियो है जो दिखाते हैं कि इन लोगों को पुलिस ने अंदर घुसने दिया था, वे ट्रकों में आए थे, ये लोग सबूतों को नष्ट करने आए थे। अदालत ने कहा कि पुलिस को घटनाओं का पूरा क्रम रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर जो अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपना फर्ज निभाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। हमने पहले भी डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करने के लिए उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाई, लेकिन इस घटना से निश्चित रूप से उनकी मानसिकता पर असर पड़ेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को। राजनीतिक बयानबाजी और अदालती कार्रवाई के बाद अब आज के एक्शन की बात। सीबीआई रेप के आरोपी संजय रॉय का मेडिकल टेस्ट कराएगी। आरजीकर अस्पताल के 4 ट्रेनी डॉक्टर से पूछताछ होगी। ये वो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि नाइट शिफ्ट में अस्पताल में मौजूद थे। जांच की बात करें तो क्राइम सीन पर सीबीआई की 3D लेजर स्कैनर से पड़ताल कर रही है। इससे पता चलेगा कि क्राइम सीन पर कितने लोग मौजूद थे।
क्योंकि उस सेमिनार हॉल में बताया जाता है कई लोगों की एंट्री और एग्जिट हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं कोलकाता पुलिस के एक्शन को देखें तो अस्पताल में गुंडागर्दी मामले में अब तक 24 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने अब तक हिंसा करने वाले 50 आरोपियों की तस्वीरें जारी कर दी हैं और लोगों से इनके बारे में सूचना देने की अपील की है। लेकिन देश भर के डॉक्टरों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंसाफ के लिए देश के कई शहरों में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। आईएमए ने 17 अगस्त यानी कल देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और एम्स फैकल्टी एसोसिएशन ने कोलकाता की घटना से सबक लेते हुए घोषणा की है कि कल इमरजेंसी छोड़कर सभी रूटीन सेवाएं बंद रहेंगी। बंगाल के बाद अब खबर बांग्लादेश की। बांग्लादेश से जुड़ी भारत की कूटनीतिक फिक्र की। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी और तब से ही वो भारत में रह रही। ऐसे में अगर बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए कहा तो क्या होगा? क्या भारत के लिए कूटनीतिक रूप से असहज होने वाली स्थिति बन जाएगी? 5 अगस्त को देर शाम ढाका से एक हेलीकॉप्टर उड़ा। सभी ये कयास लगा रहे थे कि आखिर ढाका से भागकर शेख हसीना कहां जाएंगी, लेकिन देर शाम तक खबर आ गई कि शेख हसीना ने भारत में शरण ले ली है और तब से ही वो भारत के संरक्षण में रह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ मुकदमों की झड़ी लगा दी गई है। 2 दिन पहले ही बांग्लादेश में शेख हसीना और अवामी लीग सरकार के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए और इस बीच बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन ने जो कहा है वो भारत के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। मोहम्मद तौहीद ने कहा है कि अगर देश के गृह और कानून मंत्रालय फैसला करते हैं तो सरकार को उनसे बांग्लादेश लौटने का अनुरोध करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति नई दिल्ली के लिए कूटनीतिक रूप से शर्मनाक स्थिति पैदा करेगी। नई दिल्ली ये जानती है और मुझे यकीन है कि वे इसका ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिए कि बांग्लादेश कभी भी भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। इस बीच TV9 ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में शामिल जमाते इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर से बात की। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि भारत को शेख हसीना की मदद नहीं करनी चाहिए। I think that as long as Hasina is in India, this is not a big problem for Bangladesh. But India should not allow her to do politics against Bangladesh sitting in India. This is our point. India should not help her and India should not allow her to do anti-Bangladesh politics from India. इन साहब को इस सवाल का भी जवाब देने की जरूरत है कि हु शुड अलाउ वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज इन बांग्लादेश? कोई जवाब है इनके पास? अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत और बांग्लादेश में प्रत्यर्पण की संधि क्या कहती है। क्या भारत को शेख हसीना को वापस ढाका भेजना पड़ सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये देखिए एक बड़ा ही डिप्लोमेटिक एंगल से अगर सोचें तो भारत के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। भारत और बांग्लादेश में वर्ष 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इसके तहत दोनों देश दोषियों या विचाराधीन कैदियों की अदला बदली कर सकते हैं। इसके बाद वर्ष 2016 में भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि में एक संशोधन किया गया। इसके तहत 1 वर्ष से अधिक जेल की सजा पाने वाले कैदियों की अदला बदली करने का प्रावधान जोड़ा गया। लेकिन यह प्रत्यर्पण संधि राजनीतिक कैदियों पर लागू नहीं होती। ऐसे में शेख हसीना को यहां से इम्यूनिटी मिल सकती है। अगर बांग्लादेश भारत पर शेख हसीना को वापस भेजने का दबाव बनाएगा तो उसे भारत के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि को तोड़ना होगा। लेकिन इसके लिए उसे कानूनी और कूटनीतिक सलाहकारों की मदद लेनी होगी या फिर बांग्लादेश में चुनाव होने के बाद नई सरकार बनने का इंतजार करना होगा। लेकिन इस पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है और कूटनीतिक रिश्तों को करीब से समझने वाले एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये भी देखते हैं। टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि क्या बांग्लादेश की इंतरिम सरकार और वो हालात जिनमें वो बनी है इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, इस डिमांड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अभी फ़िलहाल हमें इंतज़ार करना होगा कि जो वहाँ के अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं, क्या वो वाकई ही अपना प्रपोजल लेके आते हैं। और अब कामयाबी की वो कहानी जो लिखी गई पेरिस ओलंपिक में। भारतीय ओलंपिक जो हॉकी टीम है पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रही है।
कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर ओलंपिक के सभी एथलीट्स के साथ साथ हॉकी टीम से भी खास मुलाकात की। उनकी सबसे दिलचस्प बातचीत हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश के साथ रही। यह बातचीत आपको सुननी चाहिए जरूर। श्रीजेश, आपने ये रिटायर्ड होने का निर्णय पहले कर लिया था मन में कि क्या था? सर नमस्ते सर। थोड़ा साल से सोच रहा था सर। मेरे टीम वालों ने बोल रहे भाई कब छोड़ेगा, यही क्वेश्चन आ रहा था मेरे ऊपर। बट मुझे ऐसा लग रहा था सर, मैंने 2002 में पहले बार कैंप में गया और 2004 में फर्स्ट इंटरनेशनल खेला जूनियर टीम में, तब से खेल के आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा 20 साल से अपना देश के लिए खेल रहा हूँ तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म से रिटायरमेंट लेना है। तो ओलंपिक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे पूरा दुनिया अपना फेस्टिवल मनाता है, तो सोचा इससे अच्छा तो मौका मिलेगा नहीं, इसलिए तो एक अच्छा डिसीजन। लेकिन मैं बताता हूँ ये टीम आपको तो मिस करेगी ही करेगी, लेकिन टीम ने आपकी विदाई शानदार की। ऐसा ये टीम को बधाई है। सरपंच साहब ने बड़ा सच में सर ऐसे एक हम सपना ही देख सकता है सर, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा हार्ड था जब हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे, क्योंकि ये टीम इस बार जब पेरिस के लिए गया था हमारा उम्मीद इतना था कि हम लोग फाइनल खेलेगा या गोल्ड के लिए हम लोग लायक है। बट जब सेमीफाइनल हार गया एकदम से थोड़ा दर्द लगा सबको। बट आखिर जब लास्ट मैच के लिए हम लोग उतरा था तब सब लोगों ने ये बोला कि यार ये मैच श्रीबाई के लिए जीतना है। तो मेरे लिए तो सबसे गर्व की बात यही है सर, क्योंकि इतना साल का जो मेहनत अपना देश के लिए किया है, ये भाई लोगों ने मेरे लिए साथ दिया, मेरे साथ दिया, और हम लोगों ने मैंने स्पेशली वो पोडियम से अपना टीम को थैंक यू बोला और गुड बाय बोला